हेलो दोस्तों, मैं हूं सी ऋत्विक असीजा और मैं लेकर आया हूं सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन की अमेंडमेंट वीडियो। ये जो वीडियो रहेगी ये रहेगी एप्लीकेबल फॉर मई एंड सितंबर 2025 स्टूडेंट्स। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस ले रखी हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी आप सिर्फ इस अमेंडमेंट वाले नोट से काम चला सकते हो, आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में हमने 100% कवरेज रखी है। जितनी भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है हमारे आने वाले एग्जाम्स में मई एंड सितंबर 25 में, सारी अमेंडमेंट्स इस वाले वीडियो में हमारी कवर हो चुकी है। और लास्ट बात है, स्टार्ट करने से पहले लास्ट बात है, जो भी नोट्स रहेंगे हमारी वीडियो के, इस वाली वीडियो के जो भी नोट्स रहेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, जाइए उस पर क्लिक करिए, साइन अप करिए और ये नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से रिवीजन वीडियो को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली अमेंडमेंट क्या कहती है। सबसे पहली हमारी अमेंडमेंट है बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स वाले चैप्टर में। ये जो अमेंडमेंट है ये है हमारी सेक्शन 115 बीएससी वाले स्लैब रेट में। नॉर्मल जो हमारा टैक्स स्लैब होता था उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो वही है हमारे 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से ऊपर 10 लाख और 10 लाख के ऊपर 30%। जो पहले था वैसा ही है। चेंज क्या है? चेंज है हमारा सेक्शन 115 बीएससी में। जो पहले आपके टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से हुआ करते हुए अब आपके टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से है। समझ आया? पहले ये वाला एप्लीकेबल था, अब आपको ये वाला एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं एक बार कि चेंज आखिर एग्जैक्टली है क्या। पहले क्या होता था, हर 3-3 लाख पर आपका 5% के रेट से टैक्स रेट लगता था, टैक्स रेट बढ़ता था। पहले 3 लाख पर कोई रेट नहीं है, उसके बाद आपका 5%, अगले 3 लाख पे, उससे अगले 3 लाख पे 10%, उसके बाद 15%, फिर 20%, फिर 30%। ध्यान रखना यहाँ पर 25% का कोई भी रेट नहीं है, 25% का कोई भी रेट नहीं है। और ये आपकी अमेंडमेंट के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है तो 25% का कोई भी रेट नहीं होता, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आखिर अमेंडमेंट है क्या, आओ देखते हैं। अमेंडमेंट ये है कि पहले जो यहाँ पर 3-3 लाख का डिफरेंस होता था, यहाँ पर अब डिफरेंस ऐसे कर दिया, पहले 3 लाख पर नील, 3 लाख से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 पे 10%, 10 के बाद 12 तक, 10 के बाद 12 तक 15%, 12 से 15 20% और 15 के ऊपर 30%। तो यहाँ पे देखो फर्क क्या है, फर्क क्या है। पहले क्या होता था आपका 3 3 3 3 3, इनका फर्क होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया 3 4 3 2 3, इस तरह से इसको अरेंज कर दिया। आपके टैक्स स्लैब में से ये जो कम रेट वाला टैक्स स्लैब था ना आपका 5% वाला, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। और ये जो हायर रेट था 15% वाला, इसको 1 लाख से कम कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाए। दो चीजें इन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए करी है, सिर्फ इतना सा आपका चेंज है। लेकिन ध्यान रखना ये जो चेंज है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ 115 बीएससी में, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी चेंज हमारा नहीं है। इसके बाद हमारी एक छोटी सी अमेंडमेंट आती है इनकम फ्रॉम सैलरी में, यानी कि सैलरी हेड के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है। और बताऊं ये वाली जो अमेंडमेंट है ना, ये भी आपकी सेक्शन 115 बीएससी के अंदर ही है, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू वाली के अंदर ही हमारी ये वाली अमेंडमेंट है। ये वाली अमेंडमेंट कहती है कि आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी सैलरी हेड के अंदर, जो हमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, अगर जो एसएससी है अगर वो 115 बीएससी को ऑप्ट करता है ना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो जाएगी। यानी कि 50,000 से बढ़ाकर उसे 75,000 कर दिया गया है अगर एसएससी 115 बीएससी को ऑप्ट करता है तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी चेंज नहीं है, उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी 50,000 ही फिक्स रहेगी। तो सिंपल है, एसएससी 115 बीएससी फॉलो करता है तो 75,000 की मैक्सिमम, अगर नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करता है तो 50,000 की मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें सैलरी हेड के अंदर मिलेगी। अब देखते हैं कि आखिर पीजीबीपी हेड के अंदर हमारी कितनी अमेंडमेंट्स है। तो मैं बताऊं पीजीबीपी में टोटल हमारी 4 अमेंडमेंट्स है। पहली देखते हैं, सबसे पहली एक्चुअली अमेंडमेंट नहीं है, एक क्लैरिफिकेशन है। ये कहती है कि अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो, फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो, उसको लेट आउट करना ही आपका बिजनेस हो, तो भी आपने उसे पीजीबीपी हेड के अंदर नहीं बल्कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही टैक्सेबल करना है। तो देखो हमने क्या लिखा है, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने से कोई इनकम होती है तो वो ऑलवेज 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 आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही जाएगी, इवन इफ द असेसिस बिजनेस इज ऑफ लेटिंग आउट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब कि अब मतलब पहले क्या होता था, देखो पहले क्या होता था, अगर असेसी का बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का होता था तो क्या करता था, वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल करता था, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं करता था। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये है कि देखो रेजिडेंशियल की बात करें, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो वो ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, फिर चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो। कमर्शियल की बात करें तो वो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, मतलब कि अगर आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, अगर बिजनेस नहीं है तो
हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जाएगा। ये जो क्लैरिफिकेशन है सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जो एग्जिस्टिंग लीगल पोजीशन थी वो सेम है। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट क्या है पीजीबीपी में, ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। देखो सेक्शन 80 सीसीडी क्या था, वो था हमारा डिडक्शंस वाले चैप्टर में हम पढ़ते थे कि जो एम्प्लॉई है वो उस चीज की डिडक्शन ले लेता था अगर एम्प्लॉयर उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता था। ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयर क्या करता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट करता था और वो जो कंट्रीब्यूट करता था वो अमाउंट या फिर 10% और 14% ऑफ द सैलरी, एज द केस में भी 14% इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दोनों में से जो भी लोअर होता था उसकी डिडक्शन हमारा एम्प्लॉय ले लेता था। लेकिन एक बात बताओ, ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है उसके लिए भी तो एक एक्सपेंस है, राइट? उसके लिए भी तो एक एक्सपेंस है, तो उसकी डिडक्शन उसको यहाँ मिलती थी पीजीबीपी हेड में एज एन एक्सपेंस, यानी कि उसके पीएनएल में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वहां पर वो माइनस होता था, एज एन एक्सपेंस माइनस किया जाता था। कितना हमें मिलता था? पहले में मिलता था एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ द सैलरी। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ द सैलरी, यानी कि 10% जो है इसको हटाओ, इसकी जगह आ जाएगा 14% ऑफ द सैलरी। सिर्फ इतनी सी अमेंडमेंट है कि 10% को बढ़ाकर यहाँ पर 14% कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट है सेटलमेंट अमाउंट पेड टू सेटल एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। ये क्या है? एक हमारा सेक्शन होता था सेक्शन नंबर 37, ये हम पढ़ते थे पीजीबीपी एड में। ये क्या कहता था, ये एक रेजिडुअल सेक्शन था, एक्सपेंसेस वाले में एक रेजिडुअल सेक्शन था। ये कहता था कि अगर आपका एक्सपेंस सेक्शन 30 से लेकर 36 में कवर नहीं हुआ, अगर 30 से लेकर 36 में कवर नहीं हुआ तो एक काम करो, हमारे पास आ जाओ, और अगर आपकी ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, तो हम आपको कोई भी खर्चा अलाउ कर देंगे एज अ बिजनेस एक्सपेंस, कोई भी खर्चा आपको माइनस करना अलाउ कर देंगे। वो 3 कंडीशंस क्या थी, ये देखते हैं। 3 कंडीशंस की पहली थी कि जो एक्सपेंस है वो बिजनेस या प्रोफेशन का होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए, तभी उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। दूसरा जो है, अब वो जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कोई एसेट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे, तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। तीसरा जो था कि वो एक्सपेंस जो है वो लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब कि कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, ऐसा कोई काम ना हो। अगर ऐसा कोई काम है तो उसके आप डिडक्शन मत लेना, उसकी डिडक्शन को आप भूल जाओ। अब हमारी अमेंडमेंट जो है ना, हमारी अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर है, इसमें 3rd पॉइंट में है हमारी अमेंडमेंट, यहाँ पर है। ये है एक छोटी सी अमेंडमेंट। देखो सेक्शन 37 क्या कहता था, सेक्शन 37 कहता था कि एक्सपेंस लीगल होना चाहिए, एक्सपेंस लीगल होगा तभी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर कोई सेटलमेंट एक्सपेंस पे करता है ना, तो हम इसको भी डिसअलाउ कर देंगे। सेटलमेंट एक्सपेंस क्या होते हैं कि अगर आप कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ करते हो और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ के बाद आपके ऊपर ना ही कोई पेनल्टी लगाएगी, ना ही आपको जेल भेजा गया, ना ही आपको ऊपर कोई फाइन लगाया गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने कुछ सेटलमेंट एक्सपेंस पे किया, कुछ सेटलमेंट एक्सपेंस पे किया, तो माना जाएगा कि जो आप सेटलमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हो वो भी आप एक ऑफेंस के लिए पे कर रहे हो। कोई ऑफेंस आपने किया जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ था, इसीलिए आप वो सेटलमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हो, इसीलिए आपको वो सेटलमेंट एक्सपेंस भी डिसअलाउ कर देंगे। पहले नहीं होता था, पहले आपको ये अलाउ हो जाता था क्योंकि वो हमारी लीगल की डेफिनेशन में नहीं आता था। अब हमारी इस डेफिनेशन में आ गया, इसलिए हमें इसको भी अब डिसअलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद पीजीबीपी की लास्ट अमेंडमेंट आती है, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स। ये क्या होता था, एक हमारा होता था सेक्शन नंबर 40B। ये सेक्शन कहता था कि देखो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का नहीं लिखा तो हम सारी की सारी रेम्यूनरेशन को डिसअलाउ कर देते थे। अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का लिखा है लेकिन रेम्यूनरेशन जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर्स को दी जा रही है, तो भी अगेन वो डिसअलाउ हो जाती थी। लेकिन अगर रेम्यूनरेशन जो है वो वर्किंग पार्टनर्स को दी जा रही थी तो वो एक लिमिट तक होती थी। अब वो लिमिट क्या थी वो हमने देखना है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो लिमिट क्या थी, उसमें क्या चेंज है, आओ देखते हैं। असेसमेंट ये 25-26 से ये जो नई लिमिट है ये एप्लीकेबल है। पहले होती थी ये वाली, अब है आपकी ये वाली। अब देखते ध्यान से कि चेंज क्या है। एक हमारा कंसेप्ट होता था बुक प्रॉफिट का। बुक प्रॉफिट का हम क्या करते थे, बुक प्रॉफिट का पहले 3 लाख पर हम क्या करते थे, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर वो लेते थे, और 3 लाख से ऊपर का जितना बुक प्रॉफिट होता था उसका 60% लेते थे। ये हमारी मैक्सिमम लिमिट होती थी। इतनी मैक्सिमम लिमिट हमें एज अ रेम्यूनरेशन अलाउ की जाएगी,
उसके ऊपर की डिसअलाउ कर देंगे। ये हमारी लिमिट होती थी। अब क्या किया इन्होंने, चेंज क्या किया कि देखो पहले हमारी होती थी फर्स्ट 3 लाख पे 90% या फिर 1,50,000, 3 लाख से ऊपर 60% ये होती थी। अब क्या चेंज है देखो, फर्स्ट 6 लाख पे 3 लाख और 90%, उसके ऊपर के सारे पे 60%। चेंज कितना है, हमने क्या किया, जो हमारी वो थी ना फर्स्ट 3 लाख वाली, फर्स्ट 3 लाख की जगह हमने कर दिया फर्स्ट 6 लाख, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो था 1,50,000 या फिर 90,000, 90%, वहां पे हमने कर दिया 3 लाख और 90%। बेसिकली हमने दो चीजों को डबल कर दिया। हमने इस 3 लाख को डबल करके 6 लाख बना दिया, तो 1.5 लाख को डबल करके हमने इसे यहाँ पे 3 लाख बना दिया। सिर्फ इतना सा यहाँ पर चेंज है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैपिटल गेन में हमारी क्या क्या अमेंडमेंट है। तो देखो मैं बताऊं, कैपिटल गेन में ना आपके सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं। कैपिटल गेन में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स और सबसे ज्यादा हैवी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन मैंने इसको काफी सिंपली आपको एक्सप्लेन किया है, तो मेरी बात को बड़ी ध्यान से आपको सुनना है। तो कैपिटल गेन में सबसे पहले अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 47 की। सेक्शन 47 क्या कहता था, ये कहता था कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो कि देखने में ट्रांसफर लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आती, और अगर वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आएगी तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। सबसे पहले होती थी हमारी, सबसे पहला पॉइंट होता है सेक्शन 47 में कि ट्रांसफर अंडर गिफ्ट और विल शेल नॉट बी कॉल्ड ट्रांसफर एंड हेंस कैपिटल गेन टैक्स विल नॉट अप्लाई, एंड हेंस कैपिटल गेन टैक्स विल नॉट अप्लाई। ये हमारा पहला पॉइंट होता था। ये जो प्रोविजन था ये था ऑल पर्संस के लिए, ऑल पर्संस के लिए, मतलब कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता था। अमेंडेड प्रोविजन क्या है, अमेंडेड प्रोविजन में ना ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रखा गया। यानी कि अब से क्या होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ गिफ्ट और विल के थ्रू कोई एसेट को, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता है, तो उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन अगर ट्रांसफर करता है गिफ्ट और विल के थ्रू, तो उसको ट्रांसफर माना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। छोटी सी अमेंडमेंट है। कंक्लूजन ये है कि कैपिटल एसेट अगर आप गिफ्ट करते हो बाय एनी अदर पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के कोई भी पर्सन करता है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो चेंज है वो है हमारे पीरियड ऑफ होल्डिंग में। किसमें? पीरियड ऑफ होल्डिंग में। जल्दी से देखते हैं क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब देखो कैपिटल एसेट जो है वो हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी 1, इसमें आते हैं हमारे लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, दूसरा आता है हमारा यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और फिर आता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड। ये जो होते हैं ना, ये वाली जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग लगता है 1 ईयर का। और मैं बताऊं अमेंडमेंट के बाद भी ये 1 ईयर ही है, तो यहाँ पे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है कि 1 ईयर का 1 ईयर ही रहा, तो यहाँ पे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होती है अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी कैटेगरी 2 में आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं 2 इयर्स का इमूवेबल प्रॉपर्टी और साथ में अनलिस्टेड शेयर, इसमें हम देखते हैं 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग, और इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 इयर्स का 2 इयर्स ही रहा, तो हमने ध्यान नहीं देना। अमेंडमेंट जो है वो हमारी आई है 3rd कैटेगरी में। इसमें एनी अदर कैपिटल एसेट में, एनी अदर कैपिटल एसेट जैसे कि हमारी ज्वेलरी हो गई, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट हमने ट्रांसफर करा है तो वो हमारा कैटेगरी नंबर 3 में आता है। और यहाँ पर हमारी मेजर अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनो। अब देखो हमारा जो बजट आया था वो आया था 23 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पर देखो बजट आया था वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो गया। तो बजट से पहले पहले अगर आपने ट्रांसफर करा, ट्रांसफर आपने किया बजट से पहले पहले, यानी कि अप टू 22 जुलाई, 23 जुलाई को आया था हमारा बजट, 22 जुलाई तक अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो आपने देखना 3 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब कि मेरे पास ज्वेलरी अगर 3 साल पुरानी है, 3 साल से ज्यादा मैंने उसको होल्ड किया है, तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज करूंगा। अगर मैंने अप टू 3 इयर्स किया या फिर 3 साल से कम किया है तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज करूंगा। वैसे ही अगर आपने ट्रांसफर जो है वो या तो बजट वाले दिन या बजट के आगे आने वाले किसी दिन किया, बजट या बजट के बाद किया, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं आपको सिर्फ 2 इयर्स का ही होल्डिंग पीरियड देखना है। यानी कि ज्वेलरी मैंने मान लो मैंने ज्वेलरी को बेचा था 25 जुलाई 2024, यानी बजट के आने के 2 दिन बाद मैंने उसको बेचा। बजट आने के 2 दिन बाद मैंने उसको बेचा और मैंने उसको होल्ड किया था 2 इयर्स से ज्यादा। अगर मैंने उसको 2 इयर्स से ज्यादा होल्ड किया था तो मेरे पास लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन मान लो कि मैंने उसको बजट आने से पहले बेचा होता, लेकिन मैंने उसको तब भी होल्ड किया होता 2 इयर्स से ज्यादा, तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज करता, क्योंकि मैं 3 इयर्स तक नहीं पहुंचा था। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है, इस तरह से आपने
जज करना है कि हमारा लॉन्ग टर्म लगेगा या शॉर्ट टर्म लगेगा। तो चलो अब देखते हैं कैपिटल गेन की नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है। ये है चेंज इन रेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। जी हाँ, हमारा कैपिटल गेन का टैक्स रेट भी चेंज हो गया है और ये वाला चेंज भी आपको 23 जुलाई 2024 से ही एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, कैपिटल गेन की सारी अमेंडमेंट आपकी 23 जुलाई से ही एप्लीकेबल है, यानी कि बजट वाले डेट से ही एप्लीकेबल है। देखो, पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन 111, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या होता था, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें भी क्या होता था, पहले भी आपका स्लैब रेट से लगता था, अब भी आपका स्लैब रेट से ही लगेगा। इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारा नॉर्मल वाला होता है, ये 111 वाला, इसको हम क्या करते हैं, अपनी बाकी सभी इनकम की तरह ट्रीट करते हैं और जैसे बाकी सभी इनकम के ऊपर स्लैब रेट लगाते थे वैसे यहाँ पर भी लगाएंगे। नेक्स्ट है अपना सेक्शन 111A। ये क्या होता था, ये होता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इसमें क्या होता था, बजट से पहले रेट था 15%, उसके बाद बढ़ा के कर दिया गया 20%। अगर आपने ट्रांसफर बजट से पहले किया तो 15% का रेट लगेगा, ट्रांसफर बजट आने के बाद किया, बजट वाले दिन या फिर उसके आगे किया तो 20% के रेट से आपका टैक्स लगेगा। वैसे ही सेक्शन 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है, पहले आपका रेट होता था 20%, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है, 12.5% कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखना, थोड़ी देर में एक ट्विस्ट आएगा कि इन्होंने यहाँ पर रेट तो कम कर दिया लेकिन एक चीज हमसे छीन ली, थोड़ी देर में उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 112A। सेक्शन 112A ये था हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट्स। कौन से वाले, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इसमें देखना ध्यान से क्या होता है, अभी हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25, इससे पहले था 23-24। उसमें होता था कि अप टू 1 लाख रुपीस की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था। ये सेक्शन 112A की बात कर रहा हूँ। अप टू 1 लाख रुपीस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, उसके ऊपर जो भी इनकम होती थी उस पे 10% के रेट से हमारा टैक्स लगता था। अब इन्होंने क्या किया, ये जो 1 लाख की लिमिट थी ना, 1 लाख की, इसको बढ़ाकर कर दिया है 1,25,000। इसको बढ़ा के कर दिया 1,25,000, यानी कि 1,25,000 तक सेक्शन 112A में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर के ऊपर जो भी लगेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है रेट में भी चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया 10% का बढ़ाकर इसको 12.5% कर दिया। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 10% का 12.5% किया, ये हमारा बजट वाले डेट से एप्लीकेबल है, उसके पहले की पीरियड पे 10% लगेगा। लेकिन ये जो हमारा 1,25,000 है ना, ये जो हमारा 1,25,000 है, ये हमारा पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। फिर चाहे आपका ट्रांसफर बजट से पहले हुआ हो, बजट वाले दिन हुआ हो या उसके बाद हो, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। और मैं बताऊं, ये जो अमेंडमेंट है ना, ये है रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन एंड स्पेशल बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल्स अचीव। गारंटी के साथ कह सकता हूं, इससे आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको स्टार मार्क कर लो। और ये आज की आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली अमेंडमेंट है, बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है। देखो क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन। अब सर इंडेक्सेशन हमें कहाँ मिलती थी, आप मुझे खुद बताओ, इंडेक्सेशन आपको कहाँ मिलती थी, शॉर्ट टर्म एसेट में मिलती थी या लॉन्ग टर्म में मिलती थी? द आंसर इज लॉन्ग टर्म पे मिलती थी। तो आगे हमने जो बात करी है वो हमने करी है लॉन्ग टर्म की, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात करी है। उस पर कोई गेन होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके करते हैं। तो देखो दो केस हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कैपिटल गेन की सारी अमेंडमेंट 23 जुलाई 2024 से ही एप्लीकेबल है। तो देखो दो केस हो सकते हैं, या तो जो आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, या तो वो बिफोर 23 जुलाई किया है या फिर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई किया है। पहले देखते हैं केस 1, क्या ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024। इसमें आप किस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस कर दो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, आ जाएगा नेट कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके ऊपर आप टैक्स लगा दो 20% के रेट से। ध्यान रखना यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया है, आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल किया। अब देखते हैं दूसरा केस आखिर हो क्या सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि आपने जो एसेट है, आपको जो लॉन्ग टर्म एसेट है, आपने उसको बेचा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। आपने लॉन्ग टर्म एसेट को बेचा है बजट वाले दिन या फिर उसके बाद, बजट वाले दिन या उसके बाद, यानी कि अमेंडमेंट्स आने के बाद। तो इस केस में देखो, पहले ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। अभी तक तो सेम चल रहा है।
उसमें से माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ध्यान रखना यहाँ पर हम इंडेक्सेशन बिल्कुल नहीं करते, यहाँ पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, नो इंडेक्सेशन। लेकिन एक बात बताओ, पीछे हमने जब इंडेक्सेशन लिया केस नंबर 1 में हमने ट्रांसफर किया था, पहले बजट आने से पहले जब हमने इंडेक्सेशन लिया वहां पर हमारा टैक्स का रेट था 20%। यहाँ पर हमने इंडेक्सेशन छोड़ दिया तो यहाँ पर हमें एक तरफ से एक बेनिफिट हमसे छीना गया तो दूसरी तरफ से हमें एक बेनिफिट दिया भी गया है। यानी कि हमारा जो टैक्स रेट है 20% से घटाकर उसको हमने कर दिया गया है 12.5%। 20% से कम करके उससे हमने कर दिया 12.5%। अब जब ये आया था ना, देखो ये जब लॉ आया था तो लोगों को लगा था कि ये बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बहुत सारा सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया था इसके लिए। तो इसके बाद गवर्नमेंट कुछ लेकर आई थी, एक स्पेशल बेनिफिट लेके आई थी, क्या बोलते हैं स्पेशल बेनिफिट लेके आई थी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए। ये क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। ये जो स्पेशल बेनिफिट था ये था इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए। गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करो, अगर आपका जो कैपिटल एसेट है, अगर आपका कैपिटल एसेट है कोई लैंड या बिल्डिंग या बोथ है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ यानी कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि आपका कैपिटल एसेट है, उसको आपने ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसफर आपने किया आफ्टर बजट, बट वो परचेज की थी आपने बिफोर बजट। ध्यान से सुनो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो आपने परचेज की थी बिफोर 23 जुलाई, वो आपने ट्रांसफर करी आफ्टर 23 जुलाई। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है काम करो, आप अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ हो ना, आप एक काम करो, या तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेट कर लो 12.5% से और इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ दो, या फिर एक काम करो इंडेक्सेशन ले लो और 20 और टैक्स जो है वो 20% के रेट से दे दो। दोनों में से आपको जो भी बेनिफिशियल लग रहा है आप एक काम करो उसी पे टैक्स रेट दे दो। दोनों में से जो बेनिफिट लग रहा है यानी कि जिसमें कम टैक्स बन रहा है वो वाले पे आप टैक्स दे दो। ये हमारी गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल ऑफर दिया, लेकिन इसकी 3 कंडीशन क्या है। एसएससी जो है वो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ होना चाहिए, कैपिटल एसेट जो है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए यानी कि लैंड बिल्डिंग और बोथ, और तीसरी कंडीशन ये है कि एसेट जो है वो 23 जुलाई से पहले एक्वायर होना चाहिए था और 23 जुलाई के बाद उसको ट्रांसफर होना चाहिए। बजट से पहले एक्वायर होना चाहिए और 23 जुलाई या फिर उसके आगे उसको ट्रांसफर होना चाहिए, तभी ये वाला बेनिफिट स्पेशल बेनिफिट रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और एचएफ को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अदर सोर्सेज के हेड में आखिर क्या क्या चेंजेस हैं। तो टोटल अदर सोर्सेज में हमारे हैं टोटल 4 चेंजेस हमारे अदर सोर्सेज के एंड में। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला चेंज हमारा सेक्शन 222F। ये सेक्शन क्या कहता है ये देखते हैं। ये सेक्शन कहता है कि याद है जब हमने अदर सोर्सेज का चैप्टर पढ़ा था तब वहां पे एक कंसेप्ट आया था डीम्ड डिविडेंड का। डीम्ड डिविडेंड में हम सेक्शन पढ़ते थे सेक्शन 222A से लेकर सेक्शन 222E तक, ए से लेकर ई तक पढ़ते थे। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम एक और सेक्शन बताते हैं, इसमें जो हम बोलेंगे उसको भी आप डीम्ड डिविडेंड मान लो। तो आइए देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, चाहे वो लिस्टेड शेयर्स हो या अनलिस्टेड शेयर्स हो, कब करती है, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 को, तो जो भी उसने अमाउंट पे किया शेयर होल्डर को, जो भी अमाउंट पे करेगी फुल अमाउंट को हम शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल कर देंगे एज डीम्ड डिविडेंड अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो मैंने क्या बोला, इसने क्या किया, फुल अमाउंट को टैक्सेबल कर दिया, मतलब कि कोई भी एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलेगी, द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर उन शेयर्स की जो हमने परचेज कॉस्ट थी, जो हमारी उस शेयर्स को परचेज करने की कॉस्ट थी, कि हमें उसकी डिडक्शन मिलेगी, द आंसर इज उसकी भी नहीं मिलेगी। जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी ना, उसको आप क्या करो, एक्चुअल कॉस्ट को कैपिटल गेन हेड के अंदर जाकर कैपिटल लॉस डिक्लेयर कर दो। कैपिटल गेन हेड के अंदर जाकर उसे कैपिटल लॉस मान लो, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, कंपनी ने बायबैक किया, बायबैक के लिए शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट पे किया, टोटल अमाउंट को उठाओ और उसको अदर सोर्सेज के अंदर डीम्ड डिविडेंड मानकर उसे टैक्सेबल कर दो अदर सोर्सेज के हेड में। जो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुए आपके तो उनको इग्नोर करो, उसकी डिडक्शन कहीं नहीं मिलेगी। और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी उन शेयर्स को परचेस करने की, वो सारी की सारी आपकी जाएगी कैपिटल गेन हेड के अंदर एज कैपिटल लॉस, या तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। तो देखो, अच्छा एक बात और आगे बढ़ने से पहले, जो हमने सेक्शन देखे थे ना, सेक्शन 222A से लेकर सेक्शन 222E, वहां पे ना एक लाइन लिखी होती थी, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहां पर क्या हुआ, इन्होंने ये वाली लाइन को हटा दिया, इस वाली लाइन को हटा दिया। इसका मतलब यहां पर ये एक्यूमुलेटेड लिमिट्स की जो लिमिट थी ना, जो लिमिट थी
कि कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने होंगे वहां तक ही हम डीम डिविडेंड देंगे, उससे ऊपर का हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ये लिमिट होती थी सेक्शन 222 ए से लेकर ई तक। 222 एफ में इसको हटा दिया गया, यानी कि यहाँ पर ये वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं कि 222 एफ के आने से पहले और उसके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखना, देखो पहली बात तो ये सेक्शन जो है ये आपका एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से, यानी कि जो भी आपका बाय बैक इससे पहले हुआ है ना, इससे पहले उसमें आपका कोई और सेक्शन लगेगा, वो सेक्शन है 115 QA। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आपका जो प्रोविजन है 1 अक्टूबर 2024 का पहले, उससे पहले का वहां पे अलग प्रोविजन है। उस पहले क्या होता था, जो भी कंपनी थी, जो भी कंसिडरेशन अगर वो पे कर रही है बायबैक के लिए, सारी की सारी कंसिडरेशन टैक्सेबल हो जाती थी कंपनी के हैंड्स में, कंपनी उसके ऊपर टैक्स भरती थी, शेयर होल्डर के हैंड में वो एग्जेम्प्ट रहता था। कितने रेट से कंपनी टैक्स भरती थी? 23.296% के रेट से वो टैक्स भरती थी। ये कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले ले लो 20% का टैक्स, उसमें ऐड करो 12% का सरचार्ज और उसके ऊपर ऐड करो 4% का सेस। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता था। मतलब देखो, अगर बाय बैक 1 अक्टूबर से पहले का है तो कंपनी टैक्स भरेगी 23.296% के रेट से और शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट रहेगा। 1 अक्टूबर या उसके बाद का अगर बाय बैक है तो सारा का सारा अमाउंट जो भी कंपनी पे कर रही है शेयर होल्डर को, सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के हैंड में। कैसे? डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा और फुल कंसिडरेशन टैक्सेबल हो जाएगी, कोई एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जो एक्चुअल कॉस्ट थी उन शेयर्स की वो मान लिया जाएगा कैपिटल लॉस, या तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। आओ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज एक शेयर होल्डर ने क्या किया, ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, कितने? 100 शेयर खरीदे, 2020 में खरीदे 40 रुपए पर शेयर के रेट से। कितना उसने पे किया होगा? 100 इंटू 40 आपका आ गया 4000 रुपीज उसने पे करे होंगे। ये थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट। कितने शेयर्स की? 100 शेयर्स की। फिर क्या हुआ, नवंबर 2024 आया। नवंबर 2024 में कंपनी ने कुछ शेयर्स को बायबैक कर लिया। कितने रेट से? 60 रुपीज के रेट से बायबैक किया। 20 शेयर्स को बायबैक किया, 20 शेयर्स को बायबैक किया 60 रुपीज के रेट से। तो एक बात बताओ, कंपनी ने बायबैक करते हुए पूरी कंसिडरेशन कितनी पे करी? फुल कंसिडरेशन कितनी थी? 20 इंटू 60 यानी कि 1200 जो अमाउंट है ना, ये मान लिया जाएगा डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर और उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज के हेड में। फिर देखो, एक बात बताओ, उस 20 शेयर्स पे जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो कहां जाएगी? वो जाएगी हमारी कैपिटल लॉस बन जाएगी, कैपिटल गेन हेड के अंदर जाएगी और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगी। लॉन्ग टर्म में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने शेयर खरीदे थे 2020 में, यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग से ज्यादा हमारा पीरियड यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद शेयर होल्डर ने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पहले देखो कैसे निकलता है। ये निकला 20 शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट थी 40 इंटू 20 हमारा आ गया 800 रुपए। 800 रुपए का हमारा कैपिटल लॉस आ गया, जो कि हमारा जाएगा कैपिटल गेन हेड के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वहां पे लिखाएगा। अब हमने एक वो पढ़ा था, एक क्लबिंग का चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। इसका मतलब कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी वो वाला लॉस सेट ऑफ हो पाएगा। फिर क्या किया हमने, शेयर होल्डर ने क्या किया, 50 शेयर्स को बेच दिया 70 शेयर ₹70 पर शेयर के रेट से। 50 शेयर उसने बेचे 70 पर शेयर के रेट से। उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 40, 70 माइनस 40 हुआ 30 इंटू 50 यानी कि 1500 रुपीज का उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। 1500 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया और उससे पहले था हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों आपस में सेट ऑफ करोगे तो आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 700 रुपीज का। ये जो अमाउंट आएगा ना, ये वाला, ये जाएगा हमारा कॉम्पिटिशन में, ये जाएगा हमारा कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम में। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारी जो अमेंडमेंट है ये कहती है कि एक हमारा सेक्शन होता था, वो सेक्शन क्या कहता था, अदर सोर्सेज में सेक्शन पढ़ते थे कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब कि कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या करती थी, अपने शेयर इशू करती थी किसी शेयर होल्डर को, और किस प्राइस पे करती थी, फेयर मार्केट वैल्यू से भी ऊंचे प्राइस पे करती थी, फेयर मार्केट वैल्यू से भी ऊंचे प्राइस पे। तो ये एक सेक्शन कहता था कि अगर एक अनलिस्टेड कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी किसी शेयर होल्डर को फेयर मार्केट वैल्यू से भी ऊंचे प्राइस पर शेयर इशू करती है तो वो जो भी अमाउंट एक्सेस होती थी उसको टैक्सेबल कर दिया जाता था कंपनी के हैंड्स में। लेकिन अब क्या है कि ये सेक्शन जो है, इस पूरे के पूरे सेक्शन को हटा दिया गया है। इसका मतलब आपने क्या करना है,
आपकी जो भी पुरानी बुक्स थी, अगर आप पुरानी बुक्स यूज करते हो तो जाओ इस सेक्शन को काट दो। अगर आपकी नई बुक है इस अटेम्प्ट के लिए May 25 एंड ऑनवर्ड्स के, तो उसमें ऑलरेडी हट चुका होगा। नेक्स्ट हमारा एक सेक्शन है, एक नाम पढ़ते थे फैमिली पेंशन का कंसेप्ट आता था हमारा अदर सोर्सेज के हेड में। इसमें क्या होता था, जितनी भी हमें फैमिली पेंशन मिलती थी उसमें हम कुछ अमाउंट डिडक्ट करते थे और बाकी बचा हमारा टैक्सेबल हो जाता था। तो जितनी अमाउंट डिडक्ट करते थे ना, हम क्या करते थे, या तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या लेते थे 15,000। दोनों में से जो भी लोअर होता था उतने की हम डिडक्शन ले लेते थे, बाकी हम टैक्सेबल कर देते थे। क्या करते थे, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, उतने की डिडक्शन, बाकी हमारा बचा हुआ टैक्सेबल हो जाता था। अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि अगर असेसी जो है वो नॉर्मल रेजिम फॉलो करता है तो उसका 15,000 ही रहेगा। अगर वो 115 BAC, अगर ये 115 BAC फॉलो करता है तो ये लिमिट बढ़ के आपकी 25,000 हो जाएगी। सिर्फ इतना सा हमारा यहाँ पे चेंज है। तो देखो क्या है, 15,000 लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 25,000 इन केस ऑफ सेक्शन 115 BAC। तो कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपने नॉर्मल प्रोविजन फॉलो किया तो जैसे मैंने 15,000 लिखा था वैसे ही करना है। अगर 115 BAC का हमारा असेसी है तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 25,000 विच एवर इज लोअर, इतने की डिडक्शन, बाकी सारा फैमिली पेंशन हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट है रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट वाले चैप्टर में। आओ देखते हैं क्या लिखा है। देखो पहले क्या होता था, अगर किसी पर्सन को पैन कार्ड चाहिए तो उसके एप्लीकेशन में उसको ना अपना आधार नंबर कोट करना जरूरी होता था। वैसे ही अगर उसको रिटर्न ऑफ इनकम भरनी है, अपनी ITR उसको फाइल करनी है, वहां पे भी उसको अपना आधार नंबर मेंशन करना मैंडेटरी था। लेकिन प्रोविजन ये था कि अगर मान लो उस पर्सन के पास अभी आधार नंबर नहीं है लेकिन उसने आधार के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसको ना एक एनरोलमेंट ID इशू हुई होगी। अगर वो एनरोलमेंट ID भी इशू कर देता है तो भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके ये दो काम जो थे, ये दो काम अटकेंगे नहीं, उसके काम चल जाएगा एनरोलमेंट ID से। अब प्रोविजन नया चेंज क्या हो, चेंज ये हुआ है कि 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने एनरोलमेंट ID को लेना मना कर दिया। इन्होंने बोला कि अब आपको काफी टाइम दे दिया, अब आप एक काम करो, आधार नंबर ही कोट करो। यानी कि जिसने अगर किसी को नया अपना आधार पैन एप्लीकेशन देना है या फिर किसी को अब रिटर्न भरनी है तो उसको आधार नंबर ही भरना पड़ेगा। एनरोलमेंट ID का कंसेप्ट अब हट चुका है। और दूसरी बात यह, अगर किसी ने पहले एनरोलमेंट ID दे रखी है और अभी तक उसने आधार नहीं दिया तो अब उसकी ड्यूटी है कि उसको अपना आधार नंबर हमें भेजना पड़ेगा, इनकम टैक्स वालों को भेजना पड़ेगा। छोटी सी अमेंडमेंट है, बहुत ही सिंपल सी, चलती है अगले अमेंडमेंट में। इसके बाद देखते हैं कि TDS वाले चैप्टर में क्या क्या चेंजेस है, ये देखते हैं। सबसे पहला चेंजेस सेक्शन 192 में, ये सेक्शन है TDS ऑन सैलरी। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इनकम को कंसिडर करता है, उसकी डिडक्शंस को कंसिडर करता है और देखता है कि एम्प्लॉय की जो बाकी इनकम है, बाकी इनकम पे अगर कुछ TDS कटा है ना तो उसको भी कंसिडर करता है। उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी बचती है वो एम्प्लॉय की हर महीने की सैलरी में से डिडक्ट करता है एज TDS। ये होता है हमारा सेक्शन 192 में। तो देखो पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की इनकम कंसिडर कर रहा है, डिडक्शंस कंसिडर कर रहा है, TDS कंसिडर कर रहा है, लेकिन जब बात आती है TCS की तो TCS के यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था, इसको इग्नोर कर देता था। अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि अब आप एक काम करो, TCS कलेक्टेड ऑफ द एम्प्लॉय को भी कंसिडर करना शुरू कर दो। यही छोटी सी अमेंडमेंट है सेक्शन 192 में। नेक्स्ट हमारी जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 193 में। ये सेक्शन डील करता है TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये कहता है कि अगर एनी पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे करता है तो उसने 10% के रेट से उसने TDS काटना है। अगर उसने 50,000 की पेमेंट करी तो उसने 5,000 का TDS काटना है, 45,000 की उसने पेमेंट करनी है। इस तरह से इसमें हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन इसकी हमारी एक एक्सेप्शन थी, मल्टीपल एक्सेप्शन थी वैसे। एक एक्सेप्शन थी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें था कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है तो उसको TDS काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर हमारी एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन थी, यानी कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी जिसमें आपको TDS काटना पड़ेगा। देखो इन जनरल आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे TDS नहीं काटना, कुछ ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसके ऊपर आपको TDS काटना पड़ेगा। वो थी ये दोनों, इन दोनों के ऊपर आपको TDS काटना पड़ेगा। पहली है 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003, दूसरी है 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018। इन दोनों के ऊपर आपको TDS काटना था अगर आपके पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो। पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो ही आपने TDS काटना था। अमेंडमेंट ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड कर दिया गया, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया गया कि अगर ये वाले सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की तो उसके ऊपर भी आपको TDS काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो अमेंडमेंट है ना ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024।
इस डेट से एप्लीकेबल है, यानी कि इससे पहले के इंटरेस्ट पे आपने टीडीएस नहीं काटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके आगे के इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस काटना है अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो। नेक्स्ट हमारे चेंज थे कि कुछ ना टीडीएस के रेट्स को कम कर दिया गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। टीडीएस के कुछ रेट्स कम कर दिए गए। पहला है सेक्शन 194DA, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ भी पैसा मेच्योर होता था, देखो यहाँ पे क्या है कि 2 डेट्स हैं, इस डेट तक आपके ये रेट लगेंगे, उसके बाद से आपके ये रेट लगेंगे। 30 सितंबर तक अगर आपने किसी को पेमेंट करी है तो आपने 5% के रेट से टीडीएस काटना है। उसके बाद करिए 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स करिए तो 2% के रेट से टीडीएस काटना है। पहला है सेक्शन 194DA, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगला है 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, अगेन 5% से 2% हो गया। 194H, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, 5% से 2% हो गया। 194IB, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल एचएफ। ये वो सेक्शन था जो कि 194I में जो लोग कवर नहीं होते थे, हाईजैकर वाले लोग जो उसमें वहां कवर नहीं होते थे, वो यहाँ पे कवर होंगे, 5% से 2% कर दिया। वैसे ही सेक्शन 194M, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कमीशन ब्रोकरेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये वाला सेक्शन भी उन्हीं के लिए था जो कि पहले हाईजैकर के डेफिनेशन में 194C, H और J में कवर नहीं होते थे, वो यहाँ पर 194M में कवर होते थे। इनका भी 5% से कम करके 2% कर दिया। छोटी सी अमेंडमेंट यही है। लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 194IA। इसमें थोड़ा सा चेंज है, आइए देखते हैं क्या। ये सेक्शन डील करता था टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बायर है और एक सेलर है, अगर बायर सेलर को पेमेंट करता है तो वो क्या करते हैं, टोटल कंसिडरेशन का 1% का उसने टीडीएस काटना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायर ने 1 करोड़ की पेमेंट करी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो उसने 1 लाख रुपए का टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को जमा करा देना है सेक्शन 194IA में। इसमें कितना टीडीएस कटता है, 1% के रेट से यहाँ पे टीडीएस काटा जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये थी कि अगर आपकी जो टोटल पेमेंट है ना वो 50 लाख एंड मोर है, 50 लाख एंड अबव है, तभी टीडीएस काटना, नहीं तो आपको टीडीएस नहीं काटना। यानी कि लेस देन 50 लाख पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी। ये क्लैरिफिकेशन ये थी कि ये जो लिमिट ऑफ 50 लाख है ना, ये एक्चुअल में जो लिमिट है ये पूरी प्रॉपर्टी के लिए, पूरी प्रॉपर्टी के लिए, पर पर्सन नहीं है, पर पर्सन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रॉपर्टी है उसके मल्टीपल सेलर्स हैं, सबको जो अमाउंट मिल रहा है वो इंडिविजुअली सारा 50 लाख से कम है, लेकिन सबका मिलाकर 50 लाख और मोर बन रहा है, तो उस केस में हमारा टीडीएस लग जाएगा, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी का मिलाकर हम देखें तो 50 लाख से ज्यादा बन रहा है, इससे टीडीएस लग जाएगा। वैसे ये भी हो सकता है कि सेलर एक है, बायर्स मल्टीपल है, तो जितनी भी वो इंडिविजुअली सारी मिलाकर पेमेंट करते हैं हमने वो देखनी है, चाहे इंडिविजुअली वो सारे उनकी सबकी 50 लाख से कम है कोई बात नहीं, टोटल अगर प्रॉपर्टी की 50 लाख और मोर है तो उस पर टीडीएस लग जाएगा। यही छोटी सी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन थी कि हमने क्या करना है, पर प्रॉपर्टी देखना है, पर पर्सन नहीं देखना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करिए, साइन अप कीजिए और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।